तो आज का टॉपिक है बाल रोग, है ना। तो हम लोग ने कवर कर लिया ब्लड प्रेशर। तो एज आई सेड कि दिस इज़ द कंपनसेटरी लेक्चर जो हम लोग लास्ट फ्राइडे ले नहीं पाए थे। ठीक है। तो टॉपिक के नाम में ही आपको पता लग गया होगा, बाल रोग मतलब वही है कि जो बालकों में होने वाली व्याधियाँ हैं, या आपको अगर कोई फेस कर रहे हो, तो अगर कोई है तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हाँ, ठीक है। आज मैं एक ही घंटे बेसिकली। तो पढ़ते हैं फिर बाल रोग। प्रकरण नंबर 27 पे है। ठीक है। प्रकरण नंबर 27 बाल रोग। तो मुझे सबसे पहले बताइए, बाल रोग में हम लोग को कौन से दोष से सबसे पहले टैकल करना पड़ेगा, या कौन से दोष की वजह से कफ दोष। यस, मतलब हमारी लैंग्वेज में पृथ्वी प्लस आप महाभूत, करेक्ट। पृथ्वी प्लस आप महाभूत से टैकल करना है। उपचय होने वाला है बालकों का। तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। एक प्रोटेक्शन भी करेगा, एज वेल एज दोष मतलब व्याधि की उत्पत्ति भी कर सकता है। दोनों तरीके से काम करेगा। ठीक है। मतलब कैसा, अभी सपोज जैसे हम लोग बात करते आ रहे हैं कि चिकन पॉक्स और मीजल्स के बारे में, जैसे बार बार चर्चा की है उसके पहले भी, कि जब गर्भ बढ़ता है, ठीक है, जब गर्भ बढ़ता है तो क्या होता है, गर्भ के बाहर जल महाभूत है, और उसके बाहर गर्भाशय की मतलब यूट्राइन वॉल्स है। ठीक है। तो वो वॉल्स मतलब पृथ्वी महाभूत है। ठीक है। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉरी, हो नहीं पाता है बराबर, करेक्ट, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, यानी पचन के द्वारा परिवर्तन, ये पित्त का काम है। सिर्फ पाचन करना ये काम नहीं है पित्त का। पचन के द्वारा परिवर्तन मतलब जो फॉर्म है उसमें परिवर्तन लाना, उसका स्वरूप बदलना। ठीक है। उसका काम है, किसका, पित्त दोष का, यानी तेज महाभूत का। तो तेज महाभूत अगर ट्रांसफर, उसकी हीट या उष्णत्व ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको विरोध किया जाता है स्थानिक आप महाभूत और स्थानिक पृथ्वी महाभूत से। वो जो जल महाभूत है एमनियोटिक फ्लूइड, और उसके आगे यूट्राइन वॉल है। ठीक है। तो इस वजह से वो उष्णता दबी हुई रहती है, और जब ये शल्य रूप उष्णता जब बाहर निकलती है शरीर के बाहर, तब जाकर ये बाल्यावस्था में ही क्यों होते हैं, तो उसका आंसर ये है कि तब पृथ्वी प्लस आप महाभूत का उपचय अच्छे से रहता है बॉडी में। बालक उन व्याधियों को सहन कर पाते हैं। इसीलिए जब भी तारुण्यावस्था में जब भी ये व्याधियाँ होंगी, तब तब आप पाएंगे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैडम को भी हो चुका है, गायत्री मैडम को। ठीक है। और क्रियांश को भी हुआ था। क्रियांश की वजह से मैडम को हुआ। ओके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये संतर्पणात्मक, अब संतर्पण में अभी आजकल के अगर बच्चे देखेंगे तो मोटापा आप देखो, एक तो बहुत लीन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्लिम एंड लीन, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैटी मिलेंगे, है ना। दो कैटेगराइज है। ऐसा आपको ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, फिजिकली फिट बच्चा मिलना अभी बहुत मुश्किल है। अप टू 10 और 12, या 12 का जो एज ग्रुप है, 5 to 12 के एज ग्रुप में स्पेशली। ठीक है। और उनकी एक हमेशा एक कंप्लेंट रहती है पेरेंट्स की, एक तो टॉनिक दे दो, वज़न बढ़ाओ, नहीं तो फिर उसका मोटापा कम करो, बहुत आलसी है, ज़िद्दी है, सुनता नहीं। सच कंप्लेंट्स वी कम अक्रॉस डेली। ओके। तो इसलिए वहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है, इस पृथ्वी प्लस आप महाभूत का उपचय हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। समझ में आया बात। तो इसीलिए दोनों तरीके से लेना है। जब भी हम लोग बाल रोग पांचोतिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, तो दोनों तरीके से लेना है, दोनों तरीके से। ऊपर मतलब वहाँ पे हम लोग के लिए हर्डल है या ईज आउट करने वाला है संप्राप्ति को, वो देखना है हमें। ठीक है। अभी पढ़ते हैं। शरीर ये पंचमहाभूतात्मक है, और आहार भी पंचमहाभूतात्मक है। ठीक है। इस पांचोतिक आहार का ग्रहण करके, और उसका शरीर में जो पांचोतिक अग्नि के द्वारा पचन कर कर करके रसरक्तादि सप्त धातुओं की वृद्धि होती है। इन सप्त धातुओं में भी पांचोतिक तत्व रहते हैं। जैसे रस और रक्त में आप महाभूत ज़्यादा रहेगा। रक्त का तो पांचभौतिक तत्व विधि शून्य अध्याय में आ ही चुका है। ठीक है।
बाद में अस्थि धातु में क्या मिलेगा आपको? पृथ्वी तत्व मिलेगा। ठीक है, मज्जा में भी आपको आप महाभूत मिलेगा। शुक्र में पृथ्वी प्लस आप महाभूत है। अस्थि में अगर उसका कंपोजिशन देखेंगे तो सुशीरता भी मिलेगी। ठीक है, सुशीरता यानी सौशीर्यता रहती है, पोरोसिटी रहती है हल्की सी, तो वायु का वहन भी अच्छे से होता है और आकाश का अवकाश भी है। और ये जो सभी सप्त धातुएं हैं उनको हर एक को आशय मर्यादा दी है, स्त्रोतस का मूल दिया है। अब वो स्त्रोतस के मूल भी दो में डिवाइडेड है। एक हृदय में दशम च धमन्या अगर हम लोग कहते हैं तो हृदय में रस की उत्पत्ति होती है और दश धमन्या के द्वारा उसका क्या बोलते हैं सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब एक मूल स्थान है और एक प्रभव स्थान है। ठीक है, एक मूल स्थान है और एक प्रभव स्थान है। मूल स्थान में उस धातु की उत्पत्ति होती है और प्रभव स्थान में उसके द्वारा उसका संचार या विक्षेपित किया जाता है। तो इसका अब ये मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरे शरीर के अंदर हो रहा है, तो शरीर के आकाश का अवकाश में ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसीलिए सभी सप्त धातुएं भी हमारी पांचभौतिक है, क्योंकि देह ही पांचभौतिक है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से शुक्र और शोणित के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव में भी पांचभौतिक तत्व रहते हैं। इस्टेब्लिश व्हाट इज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश द फैक्ट कि जो जिसके हम लोग चिकित्सा करने वाले हैं वो भी पांचभौतिक है। सो वी आर एबल टू डू पांचभौतिक चिकित्सा। ओके, वो पर्सपेक्टिव यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है, तो शुक्र शोणित के द्वारा उत्पन्न होने वाले गर्भ में भी पांचभौतिक तत्व रहते हैं। गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि होती है, वो भी पांचभौतिक आहार के द्वारा ही। ठीक है, जो माता आहार करती है उसी के ऊपर ये डिपेंड है गर्भ। ठीक है, माता के पांचभौतिक आहार की वजह से गर्भ का पोषण यानी नरिशमेंट होता है। जिस समय शुक्र शोणित का संयोग बनकर जीव की उत्पत्ति होती है उसी समय उस संयोग में शरीर के प्रत्येक भाग का सूक्ष्म अंश उस जीव उस गर्भ के यहाँ पे एकत्रित यानी एक साथ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मुझे बताओ आज आप सपोज सीजनल फ्रूट अभी क्या चालू है, पकड़ लो, क्या संतरा मौसम्बी जो भी रहेगा। ठीक है, या आम पकड़ लो, आम की गुठली अगर आपने ली है, आम का बीज लिया है, ओके, और आपने उसको बोया है, बट कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ मैंगोज इन फ्यूचर उसके ऊपर कितने लगेंगे? यू नेवर नो, है ना। उस बीज आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है, यू कैन नॉट कैलकुलेट कि उसको कितने टहनियाँ रहेंगी या कितने लीव्स रहेंगे, उसके ऊपर कितने फल लगेंगे, ये कोई नहीं बता सकता, या उसका साइज कितना रहेगा, नो वन कैन टेल। बट अब जब हम लोग वो बीज लगाते हैं तभी हमें पता थोड़ी ना पता होता है कि 7 साल के बाद इसको एक 200 नंबर ऑफ मैंगोज उस ट्री के ऊपर उगने वाले हैं। तो इसी वैसे ही इस शरीर में भी हर एक जो अवयव की या शरीर का जो भाव है उसका अंश सूक्ष्म रूप से वहाँ पे रहता है, जिसे आज हम लोग क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये सब एकत्रित आने के पश्चात 9 महीने के अवधि में एक दूसरे से पृथक पृथक ये जितना प्रमाण होना चाहिए उतनी वृद्धि होती है। नमस्कार कर आणि लगेच जा, लगेच जा, लगेच जा, लगेच जा, नमस्कार कर। ये बाल्यावस्था का कब देखो, अभी जल्दी जा नहीं रहा। ठीक है, बहुत ऐसा घना कफ हो चुका है एकदम। ओम नमः शिवाय बोल। नमः शी नहीं, शिवाय पण बोलायचं ना। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हम लोग 9 महीने के अवधि में हर एक जो शरीर का भाव है वो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से बढ़ने लगता है। ठीक है, और इस जीवात्मा का यानी उस गर्भ का जब शरीर वर्धन होता है तब उसमें उत्पन्न होने वाले स्थिर, कठिन और मृदु ऐसे विभाजन किया जाता है। और जो विभाजन होता है वो माता पिता के
अवयवों के द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे पितृज भाव, मातृज भाव, आत्मज भाव, ऐसे बताया ना, रसज भाव, है ना, ये बताया है सुश्रुताचार्य जी ने। तो जैसे केश श्मश्रु लोम अस्थि नकदंत शिरा स्नायु धमनी रेता प्रभृतिनी स्थिरानी पितृजानी, ये पितृज भाव है। मतलब इसके वेरिकोज वेन पता है ना सभी को, वेरिकोज वेन, ठीक है, वी टॉक्ट अबाउट इट कि जब भी वो वेन के अंदर का जो वॉल खराब होता है, क्या होता है खराब इन द सेंस व्हाट, रिगर्गिटेशन होता है। क्यों? इनकॉम्पिटेंसी ऑफ दैट वॉल जब भी होता है, तब हम क्या करते हैं, कर रहे हैं, गिरिश दे रहे हैं, नहीं तो एक मिनट ऐसा ना करें, गिरिश दे रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं, पद्म किट्टा दे रहे हैं और वटांकुर ऑयल दे रहे हैं। थाम ना जरा, तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी आपको मतलब वेन का स्ट्रक्चर आता है, तब क्या होता है, ए अरे जा तू जा, एक मिनट, एक मिनट थामा जरा, ठीक है, ठीक है, वाह। तब इस समय क्या होता है कि तो आपको वेन का जब भी आएगा, धमनी रेता प्रकृतिनी स्थिरानी पितृजानी सीरा स्नायु धमनी, तो ये जब भी आपके पास आएंगे पेशेंट, तो आपको पृथ्वी महाभूत वहाँ का बराबर है कि नहीं, ये पहले याद रखना है। अस्थि वगैरह आएंगे तो समझ में आता है, बट केश मश्रू लोम ये भी आएंगे क्योंकि अस्थि के मल है वो, दंत भी समझ में आता है, बट सीरा स्नायु धमनी रहता। तो वटांकुर ऑयल, पद्म किट या गिरिज जब हम लोग देते हैं उस पेशेंट में, तो विचार यही रहता है कि वहाँ की पृथ्वी को स्थिरत्व प्राप्त करके, दैट्स इट। ओके, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये स्थिर अवयव पितृ के स्थिर अवयवों की वजह से ही अच्छे से होता है। अभी सपोज ऑस्टियोपोरोसिटी खुद को ही है उस पिता को, तो क्या ही मतलब वो डेवलप करेगा उसमें क्या करेगा। हाँ ताई, म्यूट करा ना तू माय ताई, म्यूट करा स्वतःला। तो इस वजह से तो इसीलिए मतलब, इसलिए जब भी बोलते हैं ना कि कुष्ठ भी, खुद को कुष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब उस माता पिता में कुष्ठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाली संतति में भी कुष्ठ हो सकता है। ये क्यों बताया है? क्योंकि उसके पीछे रीजन वही है कि आपका वो जो रस धातु है या रक्त है, मांस धातु है, तो वो अगर बराबर नहीं रहेगा, रसज भाव बराबर नहीं रहेंगे, मातृज भाव नहीं रहेगा बराबर, तो आप उसको, इट विल बी द डिफिकल्ट टू ट्रीट। ओके, आप कुष्ठ में क्या क्या ट्रीट कर सकते हो, कौन कौन से धातु के ऊपर फोकस करेंगे, एक जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक, कौन कौन से ट्रीट करेंगे आप? मांस में हाँ, रक्त मांस हरयोग द्यायला पाहिजे ना सर, काय हरयोग द्यायला पाहिजे ना, नहीं, धातु कौन सी देते? हरयोग, रक्त आणि मांस हरयोग, चातुर्थ, रक्त मांस रस रक्त मांस, और और क्या दे सकते हैं, क्या देखना है? हेरिडिटरी रहा तो शुक्र पे करेंगे, हाँ, हेरिडिटरी रहा तो फिर शुक्र पे काम करेंगे। ठीक है, बराबर है, रस रक्त सभी धातुएं देखनी है बेसिकली, सभी टोटल धातु देखना पड़ता है कुष्ठ चिकित्सा में, बट मोस्टली वी आर डीलिंग विथ रक्त एंड मांस धातु। ऑब्वियसली रस धातु भी रहेगा ही, बट मेजरली वी डील विथ रक्त एंड पटल और तृतीय के ऊपर ज़्यादा ट्रीटमेंट रहती है हमेशा कुष्ठ में। ठीक है, तब वो भी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो नहीं होना चाहिए,
ठीक है, या गर्भिणी एकदम अच्छे से होनी चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इट शुड बी मोर, क्या बोलते हैं, दोनों हेल्दी होने चाहिए, ओवम भी और ये स्पर्म भी। ठीक है, तभी आगे जाके आने वाले जो धातुएं हैं या उसके जो अवयव है, तो वो भी डेफिनेटली अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। अब इन अवयवों में एक में भी अगर न्यूनत्व, यानी अगर वो कमज़ोर होता है, ठीक है, उसमें अबल या दुर्बल अगर रहेगा, तो आने वाले उससे उत्पन्न होने वाले अवयव भी दुर्बल ही होते हैं। अबल अस्थि, अरे वाह, तेच उदाहरण घेतलं। अबल अस्थि के द्वारा बने हुए अस्थि को पोषण के योग्य, मतलब जैसा उसका पोषण होना चाहिए, अगर वैसा पोषण कम हुआ, ओके, तो फिर क्या होगा, 7 या 8 मंथ के बाद उस लड़के को या बच्चे को दांत आने के समय पे, दंतोत्पत्ति के समय पे तकलीफ होती है, और ये बार बार जाने लगते हैं, मोशन बार बार पास होता है, देखते रहेंगे ना आप, दांत आने के टाइम ये होता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी तो बताया ना आपा जी ने, पक्की। पद्मकिट। आप वहाँ पे लसूशे या ये दे के कुछ नहीं कर सकते, रसोनादी लसूशे नहीं चलेगा वहाँ पे, यू हैव टू गो विद द पक्की। क्यों, अस्थि धरा कला सायव पुरुष धरा कला, इसीलिए मतलब तीसरे चौथे महीने से ही देते रहने का स्टार्ट, और इसीलिए एंड में 7, 8 एंड 9th में पक्की प्लस श्व ये कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब गर्भिणी में श्व रेगुलर अपन 9 मंथ्स तो थ्रू आउट 9 मंथ्स देना है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोनियस छोड़ के, ठीक है, थ्रू आउट 9 मंथ्स देना है, बट पक्की तो देना ही है आखिरी के 3 महीने में। सर क्या देना है? पद्मक किट, ओके। ठीक है, तो वो तो देना ही है, ठीक है, तभी वो अस्थि मज्जा शुक्र को बलवान करेंगे, ठीक है, आखिरी के 3 महीने में। अब ऐसे समय पे जब दंतोत्पत्ति होती है और अस्थिधरा एवं अस्थिधरा सा एवं पुरुषधरा कला, अगर उस न्याय से, इसी वजह से जब अस्थि ही बराबर डेवलप नहीं हो रही है, तो आंत्र में भी धारण क्षमता बराबर नहीं रहती है, इसलिए द्रवमल प्रवृत्ति होने लगती है उनको, और इस वजह से जब भी हम लोग अस्थिवर्धन चिकित्सा करेंगे तो वो फलद्रूप होती है, यानी चिकित्सा बराबर होती है उसकी, ठीक है। अब ऐसे समय पे आयुर्वेद में बताए हुए प्रवाल, ये अस्थि धातु से समान होने वाले, मतलब समान रहने वाले द्रव्य का बहुत अच्छा फायदा दिखाई देता है। इससे जो वाइटिश मोशन पास करता है वो तुरंत रुक जाते हैं, और जब भी बच्चे को वाइट एंड येलोइश कलर का मोशन पास होता है या मल पास होता है, तब पित्त और वात ये दो दोष बढ़े हुए रहते हैं, और महाभूतों के द्वारा या दृष्टिकोण से अगर विचार करते हैं तो पृथ्वी प्लस आप व तेज, ये 3 महाभूतों की परमाणुओं की जिस क्वांटिटी में डेवलपमेंट होनी चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं होती। इसी वजह से माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए अस्थि धातु में ऊपर वाले महाभूतों का प्रमाण अल्प होने की वजह से इस बच्चे में वो जो अंश आने चाहिए थे, जितने जिस क्वांटिटी में, वो नहीं आता। इसीलिए माता पिता के वृक्ष गुण प्राबल्य अगर ज़्यादा रहेंगे, वृक्ष गुणात्मक ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे वृक्ष गुण भूयिष्ठ धातु की उत्पत्ति के द्वारा होने वाले जो उत्पत्ति है बाकी के, तो वो भी वृक्ष गुण भूयिष्ठ रहते हैं। अर्थात वृक्ष गुण के गुण का आधिक्य होने वाला महाभूत यानी वायु, इसकी बच्चों में ज़्यादा उत्पत्ति होती है अगर वो वृक्ष गुणात्मक अगर माता पिता रहेंगे तो। वो कैसे पहचानेंगे आप, मल कॉन्स्टिपेटेड है क्या, त्वचा वृक्ष है क्या, है ना, चिड़चिड़ करते हैं क्या, हर बार झगड़ा होता है क्या, इससे आपको मानसिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे आपको पता लगेगा। या बालों को देखकर बहुत ज़्यादा कड़क है या कर्ल्स है या वेवी नेचर है क्या, वो सब आपको पता चलेगा वृक्ष गुण, ठीक है। हाँ, तो ऐसे समय पे जब भी विरुद्ध
गुण के जब भी हम लोग महाभूत यूज़ करते हैं तब इसका इष्ट कार्य दिखाई देता है, और इसी तत्व के ऊपर ऊपर वाली चिकित्सा हम लोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने पद्म किट्ट कहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रवाल का इफेक्ट बहुत लेट दिखेगा, सो वी शुड गो फॉर, आई एम नॉट क्रॉसिंग अप्पा जीज ओपिनियन, ठीक है, बट प्रैक्टिस में पक्की से जल्दी रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्रवाल का लॉजिक क्या है। तो प्रवाल भस्म ये मधुर होकर हल्का सा अम्ल रसात्मक भी है, ठीक है। इस भस्म में मधुर रस ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में होने की वजह से अम्ल रस ये कम प्रमाण में है। मधुर रस में पृथ्वी प्लस आप महाभूत है, और अम्ल रस में अग्नि प्लस पृथ्वी महाभूत है। पृथ्वी इस महाभूत की वजह से गुरुता उत्पन्न होती है। आप ये ईशत कषाय होने की वजह से उससे बंध उत्पन्न होता है। कषाय रस क्या करता है? स्तंभन करता है, ठीक है। तो बंध उत्पन्न होता है, और तेजस इस महाभूत का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, बाहर शरीर के अंदर में, ठीक है, ऊर्ध्वगामी है। ऐसे महाभूतों के मिलाप की वजह से पृथ्वी इस महाभूत के द्वारा गुरुत्व बढ़ाया जाता है। आप महाभूत के द्वारा थोड़ा सा स्नेहन होकर कषाय रसात्मक होने की वजह से स्तंभन किया जाता है, और तेज महाभूत की वजह से वहाँ पे वृक्षत्व आता है, ठीक है। तो प्रवाल ये पानी को शोषित करने वाला है। क्यों? पानी में उत्पत्ति है उसकी, बट यहाँ पे अभी देखते हैं तो वायु के अनुलोम गति, ये थोड़ा ना मेरे को भी थोड़ा अभी डाउट आ रहा है, वाई ही हैज़ रिटन सच सेंटेंस कि प्रवाल ये पानी को शोषित करने वाला है। देखना पड़ेगा मुझे अभी उसका क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो प्रवाल ये पानी को शोषित करने वाला है अकॉर्डिंग टू अप्पा जी, और इसी वजह से वायु के अनुलोम गति को थोड़ा सा विलोमित हो जाता है। वो जो अनुलोम गति है वो विलोमित होने की वजह से, और मल में भी थोड़ा सा रुक्षत्व आने की वजह से अतिसार ये रुक जाता है, ऐसे बताया है। बट टेक्निकली मतलब ये जो सेंटेंस है प्रवाल ये, हम लोग हमेशा बोलते आ रहे कि प्रवाल ये जलीय है, अभी तक मतलब 1.5 साल में हमने बहुत बार सुना है ये। तो यहाँ पे ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, ये अतिसार के बारे में बात कर रहे हैं, दंतोद्भेदजन्य अतिसार के बारे में बात चल रही है, वहाँ पे प्रवाल क्यों दिया है उसकी बात चल रही है। इज नॉट टॉकिंग रैंडमली, कॉन्टेक्स्ट का देखो आप। तो वहाँ पे जो आंत्र की जो उत्पत्ति है रक्त धातु और टॉप क्वालिटी ऑफ रक्त धातु और टॉप क्वालिटी और कफदोष, पृथ्वी प्लस आप महाभूत और रक्त ये तेज से साधर्म्य रखता है। तो वही प्रकार के द्रव्य मतलब प्रवाल में वो गुण है, इसलिए प्रवाल दिया है या ताकि आंत्र की धारण क्षमता बढ़ सके। इसी वजह से वहाँ पे आंत्र की धारण क्षमता बढ़ने की वजह से वो जो पुरुष धरा कला है उसमें समय मिलता है, और जो बाहर जाने वाला द्रव्य है दंतोद्भेदजन्य अतिसार वाला वो वहाँ पे रुकता है और फिर शोषित हो जाता है उसका द्रव्य। इस कंटेक्स्ट में ये सेंटेंस आया है, ओके। तो इसलिए अनुलोम गति जो हो रही है, मतलब अपन वायु जो प्रकोपित हो रहा है उसकी वहाँ पे अतिसार की वजह से, तो उसको विलोमित किया जाता है। मतलब विलोमित यानी कंट्रोल्ड किया जाता है, नॉट एग्जैक्टली विलोमित, मतलब उल्टा नहीं आता है वो, विलोमित कंट्रोल किया जाता है। और मल के यहाँ पे भी थोड़ा सा रुक्षत्व आने की वजह से जो कषाय की वजह से आ रहा है, इस वजह से अतिसार रुक जाता है। बट टेक्निकली व्हाट आई गिवन राइट नाउ एक्सप्लेनेशन, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि आंत्र की धारण क्षमता हम लोग को बढ़ानी है, क्योंकि हम लोग को पूरी धरा कला को ये स्थिर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे द्रव्य देने पड़ेंगे, ओके। तो जब भी कभी कभी ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर का मोशन पास होता है, उसकी उत्पत्ति भी या उसकी संगति भी हम लोग लगा सकते हैं, या पैथोजेनेसिस कैसे होता है वो कर सकते हैं। इस समय पे जब भी ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर की होगी तब वात और कफ की विकृति रहती है। शरीर में पृथ्वी प्लस आप महाभूत के गुणधर्म की वृद्धि हुई होती है, और ये बढ़ी हुई वृद्धि विरुद्ध गुणधर्म के महाभूतों के द्वारा ठीक की जा सकती है। कनक सुंदर रस, मेरे को अभी इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। कनक सुंदर रस मुझे भी वो देखना पड़ेगा उसके अंदर कंटेंट क्या है। धतुर है कि नहीं मुझे डाउट है उसमें, शायद धतुर हो सकता है।
तो कनक सुंदर रस में वायु प्लस अग्नि ये महाभूतों के प्राबल्यता रहने वाले द्रव्य हैं। पृथ्वी प्लस आप महाभूत का प्राबल्य रहने वाले द्रव्य हैं। पृथ्वी प्लस आप महाभूतों के द्वारा हाँ, पृथ्वी और आप महाभूत के जो वृद्धि हुई होती है उसके द्वारा इस अग्नि का पचन किया जाता है। इसीलिए वात वृद्धि होकर, वो भी रुक्ष गुणधर्म से होकर, द्रवत्व का शोषण किया जाता है। और इस तरह द्रवत्व का शोषण पृथ्वी इस तत्व के गुरुत्व का धर्म का पचन होने की वजह से इस विकृति से उत्पन्न हुए कार्य का नाश किया जाता है। मतलब 3 कंडीशन आए हैं यहाँ पे। एक वाइटिश कलर जो एक्चुअली फेनिल रहता है, हाँ फेनिल रहता है वो फेनिल, ठीक है। क्रियांश को भी एक या 2 हफ्ता थोड़ा सा तकलीफ हुआ था बच्चे को मेरे, ठीक है, तो पकी दिया था हम लोग ने। दूसरा आया है येलोइश एंड वाइटिश कलर का, एंड थर्ड इज ग्रीनिश एंड ये ब्लैकिश। ये आपको मेकोनियम अगर स्टूल देखा रहेगा ना तो उनको पता रहेगा कितना सॉलिड दुर्गंध रहता है, ज़बरदस्त। पहले 2 दिन का जो रहता है, 2 या 3 दिन का खतरनाक रहता है वो एकदम, उसका स्मेल। तो ऐसे प्रकार मतलब ये अभी बच्चों में अगर वो बोल रहे हैं दंतोत्भेजन्य, मतलब ये 6 महीने से आगे की बात चल रही है। ओके, इज नॉट टॉकिंग अबाउट 2 और 3 डेज, है ना। तो अभी आगे देखते हैं। तो उसके अनुसार उन्होंने द्रव्य यूज़ किए हैं, बट यू कैन गो ब्लाइंडली विद द पक्की। ओके, दूध के साथ दीजिए, अगर नहीं रुक रहा है तो गोंद के पानी के साथ, बट बच्चे लेते नहीं हो गोंद के पानी के साथ, ठीक है। बाद में अभी ये हो गया बाल रोग का प्रकरण, दंतोत्भेजन्य अतिसार। उसमें हम लोग ने देखा कि भाई ये क्यों हो रहा है अतिसार, उसके टाइप्स देखे और वहाँ पे द्रव्य कौन सा यूज़ किया है और उसका कार्य कारण भाव समझा, ठीक है। प्रवाल यूज़ किया है। विद्रुम किट्ट देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि रक्त का विचार करना पड़ता है, ठीक है। आपा जी को प्रवाल से रिजल्ट मिले होंगे। मैं विद्रुम अकेले कभी यूज़ नहीं करता, मोस्टली आई ऑलवेज प्रिफर टू गो विथ, मोस्टली नहीं, विद्रुम किट्ट ही यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आगे आते हैं, ठीक है। अभी वो पितृज भाव देखे थे, ठीक है। अब मातृज भाव देखते हैं। मांस शोणित मेदो मज्जा हृद नाभि यकृत प्लीहांत्र गुद प्रभृतिनी मृदुनी मातृजानी। क्या क्या है? मांस, रक्त, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, आंत्र, गुद, प्रभृतिनी, मतलब इसके जैसे मृदुनी मातृजानी। ये मृदु जो अवयव हैं वो सब मातृज अवयव हैं, ठीक है। यकृत मातृज लिया है, हाँ। मातृज लेने का कारण एक भी है, प्लिय और यकृत देखो मातृज करके आया है। मुझे बताओ, आर्तवम तो आग्नेयम, शुक्रम तो सौम्यम, करेक्ट। तो मातृज होना ही चाहिए, नहीं तो उस जो सुश्रुताचार्य जी ने जो उत्पत्ति बताई है उसको क्रॉस हो जाएगा। ये सही है कि गलत है? क्रॉस नहीं कर रहे, देखो वचन जो लिखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चिकित्सा भी बताइए आगे, ठीक है। जैसे अभी ये हृदय भी देखो मातृज बताया है। इसलिए जब भी इसके अगर आते हैं पेशेंट आपके पास, आज ये शायद अभी नहीं है, क्या इनका नाम है, मैथिली जी नहीं है, उन्होंने एक ऑस्टियोसार्कोमा का पेशेंट डिस्कस कर रहे थे, ब्लास्टोमा। तो उसमें क्या है कि पिता की सेवा करना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ पितृजाव। उसके मैंने पहले भी बताया था शायद आपको, जब भी जो भी भाव के संदर्भ में आपके पास पेशेंट आता है तो पैरामेडिकली उस लोगों की ट्रीटमेंट आपको सेवा करनी है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। जैसे अभी सपोज रसज भाव है, ठीक है, रसज, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर आपको जल देवता की पूजा करनी होगी, या आप जब भी पानी पी रहे हो तो उसको कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी, है ना, ग्रैटिट्यूड ये करना होगा, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, नहीं तो अगर पितृज या मातृभाव तो उनकी, या सपोज किसी को पेरेंट्स नहीं रहेंगे या बट दादा दादी है, तो अकॉर्डिंगली जैसा भाव है, जो शरीर का भाव दूषित हुआ है या विकृत हो चुका है, वैसे आपको बताने पड़ेंगे ट्रीटमेंट,
ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ये मांसम शोणित मेदो मज्जा रुद नाभि यकृत प्लीहांत्र गुद गुद प्रभृतिनी मृदुनी मातृजानी, इसमें भी अगर एक भी अवयव दुर्बल अगर रहेगा तो आगे उत्पन्न होने वाले अवयव भी दुर्बल होते हैं। अगर माता के शरीर में रक्त का प्रमाण बहुत मतलब कम रहेगा या अत्यल्प रहेगा तो आने वाले धातु भी दुर्बल ही होते हैं, अर्थात यानी एनेमिक। इसके लिए देख रहे हैं अपना अपना जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, दे आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर एनीमिया आयरन सप्लीमेंट्स। ओके, देन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या होता है, माता का पोषण नहीं होने की वजह से रक्त का धातु भी बलवान नहीं रहता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले धातुएं भी दुर्बल रहते हैं। इसीलिए हाँ, इसीलिए किसी एक को भी यानी पेरेंट्स में से, ठीक है, एक को भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ हुआ रहेगा थोड़ा थोड़ा पहले, और उसका मेडिकेशन अगर ऑन रहेगा, मतलब बहुत मतलब क्रिटिकल या सीरियस इलनेस अगर रहेगा और उसका मेडिकेशन रहेगा वो कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, तो उसका परिणाम भी उस रक्त धातु के ऊपर होता है, पेरेंट्स में से किसी एक के ऊपर। एक अगं तो हे करतोय, लिपस्टिक लावतोय काहीतरी। तो इसीलिए शारीरिक बल पूर्व स्थिति पे आने से पहले ही अगर गर्भ रहता है तो मतलब व्याधि पूर्व बल प्राप्ति होने से पहले ही अगर गर्भ होता है तो फिर गर्भ में जो अवयव उत्पन्न होने वाले वो अवयव सभी के सभी अवयव दुर्बल रहेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट्स को कि ये ठीक है, प्रमेय जात प्रमेय ही बोला है चरकाचार्य जी ने कि ये होता है, बट कुष्ठ हो या एनीमिया हो या डायबिटीज़ हो, आजकल माता पिता को उस समय तो रहता नहीं ना, तो अब खुद के मूर्खता की वजह से वो आया हुआ रहता है, खुद के खान पान की बिगड़ी हुई आदतों की वजह से होता है, ठीक है। अब आते हैं कास की तरफ। अभी मतलब क्रियांश को तो है ही, ठीक है। अब उसका कास बंद होकर सर्दी ज़्यादा लग रही है, तो कास में क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या विचार करते हैं बेसिकली, थोड़ा पानी देना, क्या क्या विचार करते हैं कास में। एडल का पकड़ लो, दोनों भी कंप्लीट हो जाएगा मतलब हम लोग का। क्या क्या विचार करते हैं, दोष, धातु, मल, शारीरिक भाव, पृथ्वी अपचा अधिक पृथ्वी आप, त्याचं पाचन करण्यासाठी ओके। संतर्पणात्मक ही रहता है क्या कास, अपतर्पणात्मक भी रहता है। पहला हम लोग का स्टेशन कौन सा है इसमें, स्टेशन इन द सेंस लोकेशन कास का, दो स्टेशन कौन से इंपॉर्टेंट है, आमाशय आहे ना? आंत्र हा, और दूसरा फुफ्फुस, ठीक है, आंत्र और फुफ्फुस इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में अगर होता है तो ये डिफिकल्ट टू ट्रीट रहेगा कि इजी टू ट्रीट रहेगा, शुष्क कास को टाइम लगता है और हाँ वो तो एडल्ट में हो जाएगा। बाल्यावस्था कफज अवस्था असते ना, म्हणून डिफिकल्ट टू ट्रीट होईल ते। करेक्ट, जल्दी नहीं जाता देखो इनका सर्दी वगैरह।
अभी तो इसको चातुर्तक रस सिंदूर चालू था, कास कम हो गया उसका, बट ये अभी भी है, स्टिकी है, काफ़ी स्टिकी है, काफ़ी। क्योंकि उसका क्या नहीं हो रहा है, निधन परिवर्जन नहीं हो रहा है। बहन के पास जब भी जाता है, अभी ये भी था सत्यनारायण का पूजा रखा था बीच में, तो उस समय भी उसने काफ़ी सारा मिठाई खाया, जो नैवेद्य पंचामृत भी पिया, क्योंकि मीठा था। पंचामृत मतलब पिएगा तो कैसे उसका ठीक नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है। और उसमें भी जो पंडित जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि दही का प्रमाण सबसे ज़्यादा रखना है, उसका हाफ दूध और बाकी का शहद वगैरह। शहद अगर ज़्यादा रहता तो अलग बात थी, तो पंचामृत से तो कब वर्धन होता ही है। ओके, तो इस वजह से उसका गया नहीं अभी तक, रस सिंदूर देने की वजह से भी, क्योंकि हेतु एकदम तगड़ा है, बहुत ज़्यादा बलवान है, हेतु बलवान है। ठीक है। और क्या करेंगे, चरकाचार्य जी क्या कहते हैं कास्ट के बारे में, संप्राप्ति में क्या कहते हैं कि अध प्रतिहत वायु हो, अपन को अनुलोमित करो, मेन ट्रीटमेंट है। जब तक आप अपन को अनुलोमित नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उन्होंने क्षयज और क्षतज कास भी बोला है, वो आपको MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डायबिटीज़, इसमें डायबिटीज़ बोल रहा हूँ, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में मिलेगा। ठीक है, क्षतज या क्षयज कास। ठीक है, तो अभी देखते हैं कास बच्चों में कैसा होता है। तो तुल्य दोष है, तुल्य बल अवस्था भी है, अवस्था यानी बाल्यावस्था है। जैसे साक्षी मैडम ने कहा कि इसी वजह से तुल्य बलत्व है दोनों का, सामर्थ्य अच्छा रहेगा, तो देयरफॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। और बच्चे मानते नहीं है, मीठा देखेंगे तो आकृष्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, खाते ही हैं वो। तो फिर काश ये लक्षण स्वरूप भी निर्माण होता है और स्वतंत्र भी रहता है, परंतु बच्चों में जब भी वो स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र और परतंत्र ऐसे दो विभाजन किए हैं माधव निधन जी ने, तो जब भी स्वतंत्र यानी इंडिविजुअल अगर पैथोजेनेसिस रहेगा तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और सिम्टोमेटिक कभी कभी ही डेवलप होता है। जिस समय कास ये स्टार्ट हो जाता है उस समय फुफ्फुस में क्या अवस्था होती है इसका प्रथमतः विचार करते हैं। क्या है ऊर स्थान, सॉरी कफस्य सुतराम ऊरा। ठीक है, मतलब कफ ऊर स्थान ये कफदोष का स्थान है। और चेस्ट रीजन में जब भी कफ दोष की वृद्धि होती है तब प्रथमावस्था में जब भी रहता है तो कफ का गुरुत्व और स्थिरत्व, इन दो गुणों की वहाँ पे वृद्धि होने लगती है। उसके बाद वहाँ पे स्त्यानता भी यानी पिच्छलत्व भी बढ़ने लगता है, और बढ़े हुए दोषों का निसर्ग के द्वारा पचन हो जाए, इसी वजह से शरीर में उष्णता बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि उष्णता से क्या होगा, विलयन होगा, है ना, कफदोष का जो स्त्यांता आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। इस अर्थात फीवरिश लगने लगता है पेशेंट को। इसका मतलब उसके उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के द्वारा कफ में रहने वाला स्निग्ध धर्म ये कमजोर या न्यूनत्व आने की वजह से उसे जास्त यानी ज़्यादा पिच्छलत्व आने लगता है। मतलब सपोज आपके पास बासुंदी है, तो उष्णत्व और तीक्ष्णत्व अगर बढ़ाया, गैस ज़्यादा ऑन किया, हीट ज़्यादा दी, तो क्या होगा, रबड़ी तैयार होने के चांसेस या मावा तैयार होने के चांसेस ज़्यादा है इफ़ यू कंटिन्यू द हीट। ओके, और इसी वजह से उस त्यान कफ को बाहर निकालने के चक्कर में कास प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है। कास ये वर्ड कहाँ से है पता है ना, कांस से घोषवत, मतलब कांस का जो पत्थर है उसका आवाज़ कैसे आता है उसके ऊपर टैप करने के बाद, वैसा आवाज़ आता है, इसीलिए कांस्य यानी ब्रॉन्ज। तो उसको जैसे आवाज़ आता है वैसे आवाज़ आना मतलब कास होना। ओके, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, स्वरूपात्मक नॉमेनक्लेचर है ये। ठीक है, तो ऐसा है। तो पांचोदिक दृष्टिकोण से जब भी हम लोग विचार करेंगे तब उपुस में रहने वाले पृथ्वी प्लस आप महाभूतों के गुणधर्म बढ़े हुए रहते हैं और शरीर को शल्य रूप
ये जो शल्य रूप पृथ्वी प्लस आप महाभूत है, यानी जो अभी ज़्यादा बड़े हैं, तो वहाँ से उनको हकालने के लिए उनका जो कॉम्पिटिटिव है वो ज्वर, तो ये ज्वर दिखता है, बट ज्वर ये प्रधान न रहकर ये लक्षण मात्र उत्पन्न होता है, इसीलिए उसकी अलग से ट्रीटमेंट नहीं करने हैं। बट स्टिल मतलब रस सिंदूर से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट वी आर नॉट ट्रीटिंग इज फीवर। क्रियांश को फीवर 2 ही दिन आया था, 2 रात में कंजिकेटिव रात में आया था, मतलब वात के काल में। तो हम लोग फीवर के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। लसू से भी दिया था उसको बीच में, जब रस सिंदूर लाना हम लोग भूल गए थे। तब लसुशे देने के पीछे विचार क्या था कि आमाशय ये मुख्य स्थान है कफदोष का, ठीक है। तो आमाशय में उत्पत्ति उसकी ना हो, ये लसुशे देने के पीछे विचार था। रस सिंदूर देने के पीछे विचार क्या था? रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति देने के, तेज महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग को बिल्कुल ही पूरा उसको जला डालना है, क्योंकि ये कर रहा था वो रनिंग नोज काफ़ी था, ठीक है। और चातुर्थ वायु प्लस आकाश महाभूत है, तिक्त रसात्मक है, तो शोषण करना है, मतलब सभी जगह से मार डालना है उस कफ दोष को जो अत्यंत वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं चिकित्सा में। अभी पहले फिर से देखते हैं कि कास उत्पन्न होने में और क्या क्या है, फुफ्फुस के लेवल पे जाके देखते हैं। उरक्षत पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है। बाद में कास आया था क्या? इसमें कास हुआ है क्या आपने? इसमें कास था? कास नहीं था, उरक्षत था। तो उसमें कैसा होता है कि कास में फुफ्फुस रक्त फेन प्रभावित फुफ्फुस, रक्त का फेन जब जब नहीं बनेगा तब तक आपको कास, प्लूरसी, ILD, COPD ये सब चीज़ें दिखेंगी। हाँ, इट कैन बी एनीथिंग। कफदोष का स्निग्ध गुण और वायु महाभूत का रुक्ष गुण, ये नेक टू नेक चलते हैं, मतलब बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रुक्षता बढ़ेगी तो शुष्क कास दिखेगा, कफदोष की स्निग्धता बढ़ेगी ज़्यादा तो फिर आपको ये दिखेगा, प्रोडक्टिव कफ दिखेगा, ओके। नहीं तो ड्राई कफ दिखेगा, रुक्षता बढ़ेगी। तो इस दोनों भी कंडीशन में रक्त का फेन बराबर बनता नहीं है, ओके। अब आते हैं चिकित्सा के ऊपर। अब ये श्वास, इक्का श्वास चिकित्सा का रेफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि उसका आगे का अध्याय ही कास चिकित्सा है। 16वां अध्याय चरक चिकित्सा का इक्का श्वास है, उसके आगे का कास चिकित्सा है 18वां अध्याय, सॉरी 17वां अध्याय। 16 पांडु है, 17 हिक्का श्वास, 18वां कास चिकित्सा है। तो अभी हिक्का श्वास में क्या लिखा है उन्होंने? स्निग्ध लवण तैलाक्तम, मतलब क्या? छाती और पीछे की तरफ, पीठ और छाती के ऊपर सीसम ऑयल लेकर उसमें हल्का सा नमक डालकर ये लगाना है। बट मैं जो बताता हूँ ना पेरेंट्स को, तो कैसे बताता हूँ देखो, इसमें एक युक्ति है। पहले तेल लगाने के लिए बोले बच्चों में, अगर जब भी कर रहे हो ना, नेवर टेक डायरेक्टली दिस रॉक सॉल्ट विथ ऑयल। पहले ऑयल का एक लेप मतलब ये लगा लो, ठीक है, और उसके बाद मतलब तेल में डुबा कर उसको लगा कर सेंधव को ऐसे ऐसे सिर्फ आपको लगाना है ऊपर ऊपर, ठीक है, और बाद में स्वेदन करना है, ठीक है। स्त्यान कब रहेगा? तो द्रव स्वेद चाहिए, नहीं तो कपड़े से सेकेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चा वो भाप सहन कर पाएगा कि नहीं वो डाउटफुल रहता है। आज ही पेशेंट आया था, दे आर क्रिश्चियंस, तो हेतु वैसे रहते हैं उनके, बट थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस फैमिली है, तो आज ही आया था। तब मैं सेम इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्योंकि ये प्रैक्टिस में जब आप बताते हो ना, पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं ना, तब आपको ये सूझता है। अनलेस एंड अनटिल एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, ठीक है। पेशेंट हम लोग को बहुत सिखाता है, क्योंकि एक बच्चे को रैशेस आए थे उस नमक की वजह से, क्योंकि लगाने के लिए नहीं बोला था उसने, क्या किया था, रब करने के लिए मैं बोलता था, मसाज, ऐसे दोनों हाथ पकड़ कर एक उंगली में, मतलब पंजे में आ जाता है उसकी जो छाती रहती है बच्चों की। 4 साल का भी बच्चा रहेगा तो भी यू कैन ईजिली रब, अगर वो रैशेस आ गया। तब ये मैंने बाद में थोड़ा स्विच किया उसको,
तो यहाँ पे कैसा करना है कि क्या बता रहा था मैं अभी, इम्पॉर्टंट काहीतरी सांगायचं राहून गेलं. हेलो. ठीक है. बात सफेद और कपड़े से सफेद। ध्यान कप है कपड़े से तो द्रव से. हाँ, कपड़े से बेटर है. ठीक है. और बहुत छोटा बच्चा रहेगा, सपोज मतलब अभी 3 महीने के पहले ही है, 3 महीने के पहले का बच्चा, तो क्या करेंगे आप, ये करेंगे आप स्निग्धता तैल, सॉरी स्निग्धित लवण तैलक्तम, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते. वहाँ पे क्या बोला है, वेकन का लेप लगाओ, नहीं तो वेकन का पाउडर से रब करो, हल्का हल्का, वचा 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 का पाउडर रब करो, ऊपर से वचा प्लस शहद दे दो. मुझे तो लग रहा है मैं ओपीडी का ही अभी बता रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि यही मैं बता रहा था आज सब कुछ. तो ये करना है. और वहाँ पे स्वेदन किस तरह से करेंगे आप, जोर से रब करके वहाँ पे लगाना है. पानी तल स्वेद बोला है, पानी तल स्वेद काश्यपाचार्य जी ने. ठीक है, काश्यपाचार्य. और कान को गर्म रखना है बच्चे के, इसीलिए तो हम लोग लपट के रखते हैं ना उसको. करेक्ट. तो अभी फिर से आते हैं, स्निग्ध लवण तैलक्तम. अब ये सूत्र क्यों आया, उसके पीछे क्या सोचना है आचार्यों का, वो देखेंगे. तो लवण और तेल ऐसा एक साथ कर कर, बट अभी एक साथ नहीं करना है क्योंकि रैशेस आ रहे हैं. पहले तेल लगाना है, बाद में ऊपर से आपको लवण चिपकाना है उसे. ठीक है. मर्दन करना नहीं है, यहाँ पे मर्दन करने के लिए लिखा है, बट बच्चे है वो. ठीक है. हाँ, मजदूर का अगर लड़का आता है आपके पास जो धूप में खेल रहा है, उसको कर सकते हैं. बट जो क्रियांश जैसे बच्चे हैं, मतलब ही इज रफ गाय, ओके, बट उसको आप ये नहीं कर सकते, स्किन बहुत ये रहता है, कोई भी बच्चे को नहीं कर सकते बेसिकली. तो बहुत ही ज़्यादा मट्टी में खेलने वाला रहेगा, रुक्ष स्किन रहेगी तो अलग बात है, तब आप कर सकते हो. मर्दन करने के पश्चात उसको सेकना है. अब उसके पीछे की कारण मीमांसा देखते हैं, क्योंकि ये चरक चिकित्सा स्थान 17वें अध्याय का रेफरेंस है. तेल ये सूक्ष्म उष्ण और तीक्ष्ण गुणधर्म का रहता है. कास में इस सूक्ष्म धर्म का बहुत अच्छे से उपयोग होता है. क्यों, हम लोग को पहले स्किन है, देन इंटरकोस्टल मसल्स हैं. ठीक है. और उसके अंदर ये मतलब पेरी क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम. और ये क्या रहता है, लंग्स का क्या रहता है, लंग्स का प्लू, कैविटी. हाँ प्लूरल कैविटी। हाँ, प्लूरल कैविटी. न्यूरल उसके अंदर जाकर वो लंग्स के अंदर जाकर एल्वियोलाई का जो कप है वो वहाँ तक ट्रैवलिंग करना है. तो विवरण है सूक्ष्म, ड्रिल याद है ना, ड्रिलिंग मशीन का. ठीक है. तो वो अभिसंध्य उत्पन्न, सॉरी उसका गुण अच्छे से उपयोग होता है. मतलब ये तेल क्या करेगा, तेल इज अ माइकल शूमाकर. ओके. ठीक है, सॉरी माइकल शूमाकर का F1 कार है वो. ठीक है. माइकल शूमाकर कौन है इसमें, लवन. लवन ये क्या, अभिसंधि होकर वो जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे अभिसंधि उत्पन्न करता है. अभिसंधि मतलब क्या, आपने मटके को देखा है क्या, अभी जो बारिश में अगर कोई मटका यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आप देखो उसके ऊपर ना मॉइस्चर आता है एंड इट बिकम्स क्या बोलते हैं, पानी पानी ऊपर दिखता है उसका. और आप जब अगर मटके के ऊपर अगर आप हाथ घुमाते हो तो जो फीलिंग है ना, दैट फीलिंग इज दैट टच इज अभिसंध्यत्व. दही जाकर अभिसंध्य उत्पन्न करता है. मतलब क्या करता है, आजू बाजू में पानी बढ़ाता है हल्का सा, और वो जो सरफेस है उसको स्लाइमी नेचर ला कर देता है. स्लाइमी नॉट लाइक पिचिल, बट उसके पहली वाली अवस्था, एक स्मूथनेस लगता है, फील होता है. जब मटका लाते हैं हम लोग वो स्मूथ नहीं रहता, आपको उसके बम्प्स लगते हैं छोटे छोटे, जो मट्टी के स्मॉल बम्प्स रहते हैं. फिनिशिंग अगर सही नहीं रहता है तो वो बम्प्स लगते हैं आपको. बट जब अभिसंध तो बढ़ जाता है, पानी अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो अभिसंध क्रिएट करता है. दूध ये महाभिसंधि का है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, दूध ये महाभिसंधि है. इसके लिए कास के पेशेंट को दूध बिल्कुल मना करना. आज ही पेशेंट बोली, इनफैक्ट लास्ट वाली जो पेशेंट आई थी, कि दूध जैसे बंद किया ना उसका, तब उसका जो ऊपर ऊपर हमेशा उसको कफ होता था वो बंद हो गया डॉक्टर. हम लोगों ने दूध दिया ही नहीं. और उस लड़की को पनीर अच्छा लगता है. पनीर अगर आपके बच्चों को छुड़वाना है ना तो क्या करना है, क्या बोलना है,
तुला माहिती आहे का पनीर कसं बनतं? सडलेल्या दुधापासून बनतं. ये बार बार उसके ऊपर बम्बार्डिंग करो, छुएगा भी नहीं. और एक थोड़ा सा, ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ. एक मिनट. उनको लगता है कि दूध देंगे ना तो मेरा बच्चा हेल्दी रहेगा. मिथ है, मिथ. क्षीरघृताभ्यास श्रेष्ठ है. क्षीरघृताभ्यास अभ्यास करने में श्रेष्ठ है. अभ्यास मतलब ये खाना ही चाहिए, ऐसा आग्रह में कहा है. अरे बट कितना, रात को भी आप दूध पिला रहे हो तो होगा ही ना. क्रियांश का भी दूध का क्वांटिटी बढ़ गया है, तो मैडम कभी कभी शुंठी डाल के देते हैं, बट उसका आपको ये नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं लगता है. नहीं तो क्षीर पक करके बेस्ट. ठीक है. तो पेशेंट आएंगे कास के, तो आपको पहले दूध, पनीर, मिठाई, ये 3 और कैडबरी, ये पहले बंद करना. ठीक है. अब आते हैं लवण के इधर, कि लवण ये अभिसंध रहता है और उस वजह से सूक्ष्म स्रोत में जाकर कफ को भी क्लीन न करता है. वो क्लीन न मतलब क्या करेगा? अभी सपोज वो अमूल बटर का कफ है, कफ इज अमूल बटर, तो उसको क्या करेगा? बाहर जब भी रखेंगे तो वो थोड़ा सा खुद को मेल्ट करने लगता है. ठीक है. उसके ऊपर अगर आप नमक डालोगे तो आप करके देखो, अमूल बटर जो फ्रोज़न अमूल बटर है उसके ऊपर नमक डाल के देखो, तो जो आपको फीलिंग आएगा ना 1 या 2 मिनट के बाद, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अभिसंध. क्योंकि आपको अभी हम लोग बोल रहे हैं हाँ दही से अभिसंध उत्पन्न होता है. अरे भाई कैसे, क्या आपके दिमाग में क्या अभिसंध मतलब क्या? नहीं तो आपको संप्रप्ति कैसे समझेगी? अभिसंध दूर करना इज वेरी डिफिकल्ट. द्रवता, स्निग्धता आप दूर कर सकते हो, अभिसंध को ट्रीट करना डिफिकल्ट रहता है. जैसे स्त्रावी कुष्ठ है, क्या है वहां पे? अभिसंध है. वो जो स्त्रावन होता है ना, स्त्रवन होता है, दैट थिंग इज अभिसंध. ओके. तो कब भी क्लीन न होने लगता है, बाद में उसको स्वेदन करने के बाद उसमें द्रवत्व आकर, किसको? उस कप को द्रवत्व आकर वो पतला हो जाता है, यानी द्रव स्वरूप आ जाता है और वो अपने मार्ग से निकलने लगता है. ऐसे समय पे इंटरनली भी कफग्न मेडिसिन देना है. कौन सा? टंकन और रेवा चीनी, यानी रेवंद चीनी, ये देने के बाद अच्छे से कार्य दिखता है. टंकन क्यों देना है? क्योंकि वो कफस सारक है. कफग्न तो है ही बट सारक है. ठीक है. और दूसरा क्या है? टंकन ये क्या है? क्षार है. क्षार क्या करता है? अगेन व्हाट इज डूइंग? सरन ये गुण किस में रहेगा? क्षार में. क्यों रहेगा? क्योंकि क्षार इटसेल्फ अभिसंधि. आप क्षार को रखो, आप यूज कर पाएंगे क्या? मुझे बताओ. नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर रहता है क्षार. इसलिए तो एकदम आपको मिलेगा ना, हम लोग जब क्षार तैयार करते थे रसायन शास्त्र में, बटर पेपर डबल या ट्रिपल लेयर करते थे, क्योंकि मुंबई में ह्यूमिडिटी का सॉलिड प्रॉब्लम है. सो पूरा एयर टाइट कर कर रखना पड़ता था, नहीं तो थोड़ा सा भी ओपन रहेगा तो वो ऐसा पूरा पानी पानी जमा हो जाता था उधर. ओके. तो ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो क्षार में अम्बु और तेज, यानी आप और तेज, ये महाभूत होने की वजह से कफ को गीलापन आ जाता है और रेवंद चीनी की वजह से वो बाहर निकल जाता है. हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आज ये दोनों को मैं बता रहा था, डॉक्टर सोनिया और डॉक्टर मैथिली को, कि आपको क्या लगता है कफ का नज़दीक का मार्ग कौन सा है? वमन. वामन, ऊर्ध्वमार्ग. और मैं कहूँ नीचे से निकलना चाहिए तो? नहीं तो तमकेतु रेचनम आता था क्या? सूत्र है ना, तमकेतु रेचनम. सही है गलत? वात का अनुलोमन होता है ना. ठीक है. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, इक्का श्वास का ट्रीटमेंट कैसा था? नाना के पास, नाना जोशी सर के पास भी हम लोग ने क्या देखा था कि उनके पास हिक्का या श्वास का पेशेंट आता था ना, पहले नस से, सबसे पहले नस से, वहाँ पे प्रदमन नहीं रहता था. अनुतेलिया, अभी सोनिया जी कह रहे हैं, मुझे तो याद नहीं, अभी ये 2016 की बात है, तो वो बोल रहे थे कि ये यूज़ करते हैं नाना जी, निर्गुंडे तरी. तो ये हो गया नस्य. नस्य से क्या हो गया? ऊपर वाले जो सूक्ष्म स्रोतस में, यानी ऊपर वाले जो है ना, ये इथेमॉइड, बाद में स्फीनॉइड, इनका स्ट्रक्चर देखा है क्या?
देखा है कभी? याद करो थोड़ा सा। ये ठीक है, इसका मैंडिबल वगैरह एंगुलर है, वाइड है, बट ये अंदर वाले छोटे छोटे कैसे हैं? गली और छोटे छोटे लेंस है वो। अगर वहाँ पे चोर घुस जाता है, जैसे यहाँ पे मुंबई में धारावी के गलियों में अगर घुस गया कोई चोर, तो पुलिस विल नॉट एबल टू कैच इजीली। हाईवे पे अगर कोई भाग रहा है तो आपको दूर तक दिखाई देगा ना कि हाँ भाई ये बंदा भाग रहा है, एंड यू कैन शूट हिम, ठीक है। बट यहाँ पे अगर गलियों में कोई जाता है तो वहाँ पे डिफिकल्ट रहता है। तो क्या करना है, ये साइनोसाइटिस वगैरह का पेशेंट रहेगा, सतत हिक्का है, अभी मैडम के पास एक पेशेंट चालू है सतत हिक्का बार बार, तो उसका कैसा करना है कि पहले नस से करेंगे, ठीक है, वो कफ नीचे आएगा इस और यहाँ पे क्या करना है, स्नेहन स्वेदन देना है, यही तैलाक्तल लवणम, ठीक है। वो ने स्वेदन द्रवस्वेद देना है वहाँ पे। द्रवस्वेद देने के बाद क्या होगा, नीचे से बस्ती देने का उसको, नीरो बस्ती बाहर, वो कफ। सिंपल पण इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, एक दिन में मस्त टकाटक पेशेंट। अब कल साइनोसाइटिस वाली पेशेंट आई थी, यू वोंट बिलीव, उसका एक्सरे का मैं ना फोटो आपको मंगवाता हूँ फिर से। वो जो फ्रंटल साइनस है ना, वहाँ पे ऐसा फूल के आकार का है, दिख एक्सरे में दिख रहा है, एक्सरे में इतना ब्लो हो चुका है वो, सिंस 8 years बहुत सारा ईएनटी किया है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पांचोतिक चिकित्सा वो फटाफट हो गया। प्रथमन नस से किया, शुंठी वेकंड से, ठीक है, इरिटेट हुआ और नहीं निकल रहा था, बाद में उसको विद्याकर्म किया, उपनासिका नासिका, ठीक है। उसके बाद उसको ये करने वाले बाद फिर गार्गलिंग करने के लिए बोला, मतलब कफ तो जाएगा ही, ठीक है। वहाँ पे गर्म पानी से कॉन्सेंट्रेटेड नमक डालकर छेदन करना है इसके लिए, ठीक है, ऊपर का हो गया। और बाद उसने फिर ये कहा, फिर हम लोग ने प्लान वही किया था कि ये, बट उसमें उसको रिजल्ट आ गया, एक कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया नोट्स का, ठीक है। फिर उसका एकदम ये करने के बाद एकदम क्या बोले ओपन अप होने के जैसे हुआ, और सांस लेने के लिए कहते हैं हम लोग पेशेंट को। ये होने के बाद उसको ऑलमोस्ट 60 to 70% रिजल्ट आया था विदाउट गिविंग मेडिसिन। ये सब बाहर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन दिया, रात को शांत सोई थी, खुद बताया भी आने के बाद, आज भी प्रदमन के लिए आई थी वो। तो ये रहता है। अब वेखंड क्या है, वचा क्या है, उग्र गंधा है, सॉरी उग्र है वो, बहुत बहुत ज़्यादा उसको गंध है और तीक्ष्ण रहती है वेखंड। बट बच्चों में कारीगर क्यों होती है, या ऐसे साइनोसाइटिस के पेशेंट में, क्योंकि तीक्ष्ण है इसके लिए, और शुंठी भी वही है सेम, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसको शुंठी का लेप भी लगाने के लिए कहा था, बट वो भी लगाया नहीं था तो भी वो रात को सो पाई, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या दिया है, चातुर्तक रस सिंदूरयुक्त त्रिभुवन, सॉरी चातुर्तक, हाँ रस सिंदूरयुक्त त्रिभुवन करती, वो भी सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे दिया है। लसूशय दिया है क्योंकि आमाशय से ही ये नहीं होना चाहिए, कफ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रस सिंदूरयुक्त त्रिभुवन कीर्ति मेरा इतना फेवरेट क्यों है, क्योंकि रस सिंदूर ये बहिर्मल शैथिल्य कराना, मैं ऐसा बोला, बाहर भी निकालता है शिथिल करके दोषों को, जहाँ पे भी जो दोष संचित है ना वहाँ पे बाहर। और आप है ना रस तरंगिनी में रस सिंदूर के बारे में पढ़ो, आमयिक प्रयोग, मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अगर मेरे पास रहेगा पीछे तो मैं आपको भेजता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड अ लॉट कि मतलब सिर्फ अनुपान चेंज किया है, गामित्व चेंज हो रहा है उसका, ओके। और स्टार्टिंग उन्माद और अपस्मार से स्टार्ट है रस सिंदूर का। ये जो है ना वो उत्तम अंग से स्टार्ट कर रहे हो लोग, सोचो क्या भयंकर रहेगा। और अपना जो रस सिंदूर रहता है ना 24 घंटे वाला या 12 घंटे वाला नहीं है, प्रॉपर 48 घंटे वाली ताम्र सिंदूर की भट्टी लगती है। 48 घंटे का पारद अग्निस्थाई होता है, वो बहुत बड़ी बात है। अग्निस्थाई मतलब क्या, वो मूल स्वरूप में नहीं आता है और अपना बंध जाकर ऊपर बनाता है रस सिंदूर का। और ये जो रस सिंदूर मिल रहा है ना ताम्र सिंदूर, उसमें आपको मैं बता दूं और एक चीज़, वो हरतल और मनशिला भी रहती है उसमें, इसलिए ये मोस्ट पोटेंट है। ये जो ताम्र भस्म यूज कर रहे हैं ना पांचभौतिक में, इट्स द मोस्ट पोटेंट, ताम्र भस्म हो या रस सिंदूर हो।
आपको इतना ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण कहीं पे भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गारंटेड नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा जो नॉर्मल मार्केट में है ना वो और ये इसमें बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अच्छा ठीक है, मैंने टंगन और रेवंद चीनी कभी यूज़ नहीं किया है और मेरे को करना भी नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रस सिंदूर। 2-4 पूड़ियों में काम हो रहा है अपना, अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो आप दे सकते हो, मतलब आपको अगर पढ़ाई करनी है अच्छे से तो आप दे सकते हो। तो जब भी बच्चों में कुछ भी छोटी मोटी विकृतियाँ होने लगती है, तब कभी कभी पेरेंट्स, मैंने तो देखा नहीं है बट अपा जी के टाइम में रह सकता है वो, कि कैस्टर ऑयल देने का प्रैक्टिस है, मतलब कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में। तो जब भी ऐसा कास या शौच होने लगता है तब कैस्टर ऑयल ये दिया ही जाता है, ओके। तो अपा जी क्या कह रहे हैं कि बच्चों में कैस्टर ऑयल का विरेचन देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तो श्लक्ष्ण रहता है, ऊपर से बच्चों का शरीर ये कफभूइष्ठ रहता है। तो विरेचन, तो वो जो विरेचन दे रहे हैं वो समान धर्म का होने की वजह से बच्चों में इतना फायदा नहीं देता। और बच्चों में भी शौच को होते समय कैस्टर ऑयल देने का मतलब कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में प्रैक्टिस है, जैसे बोला। तो बच्चों में शौच होने के टाइम आप महाभूत की वृद्धि हुई रहती है, आंत्र में अग्नि का हनन होकर, मतलब अग्नि को क्षति होकर, यानी अग्नि मांद्य होकर पचन बिल्कुल नहीं रहता है, उसमें ही पहले ही द्रवत्व बढ़ा है और ऊपर विरेचन श्लक्ष्ण गुणात्मक विरेचन आप दे रहे हो, ठीक है। ऐसा कैस्टर ऑयल अगर दे रहे हो तो वो कफ का गुणधर्म बढ़ाता है और बिल्कुल फायदा नहीं करता, ठीक है। वही एलाबरेट करके बोला है जो थोड़ी देर पहले कहा था। तो ऐसे समय पे रुक्ष गुणधर्म का विरेचन देना योग्य होता है, ठीक है। और आंत्र में आप और आंत्र में भी आप वृद्धि का शोषण होता है। ऐसे समय पे सुरवारी हरित की चूर्ण या कपिला, इसमें से दोनों में से कोई भी दे सकते हो आप, तो अपेक्षित परिणाम आपको दिखता है और पचन सुधारता है। अगर आप चरक चिकित्सा स्थान 19 का अगर याद करेंगे, अतिसार वाला चैप्टर, मतलब 18वां कास है, उसके बाद अतिसार है, बाद में छर्दी है, ठीक है, बाद में विसर्प, बाद में तृष्णा। तो वहाँ पे आप पाएंगे कि ये प्राणदा प्राणदा ऐसा शब्द आया अतिसार के चैप्टर। अभी मेरे को पूरा श्लोक पाठ नहीं है, श्लोक के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ आप लोगों से। तो प्राणदा ऐसा 2 वर्ड है। वन प्राणदा इज प्राण रक्षक एंड अनदर प्राणदा स्टैंड्स फॉर हरित की, ठीक है। अब हरित की क्या है? कषाय रसात्मक है, बट प्रभाव से अनुलोमन करते। कषाय रसात्मक है तो स्तंभन करना चाहिए ना। पंचरसात्मक है वो आमल की और हरित की। अभया आमल की अध्याय है ना, मतलब आयुर्वेद में श्रेष्ठ कौन सा द्रव्य है बताओ मुझे, कोई पूछेगा तो क्या बताना है? हरित की है। चरकाचार्य जी ने आमल की बोला है, सॉरी सुश्रुताचार्य जी ने, और चरकाचार्य जी ने द्राक्षा बोला है, श्रेष्ठ फल। हाँ, बट आता कौन सा है पहला? हरित की। अभया आमल की है ना, अभया आमल की अभया है क्या अध्याय का नाम? नहीं, अभया आमल की, ठीक है। तो हरित की चूर्ण देंगे तो वो वृक्ष गुणात्मक है, आपको विरेचन भी मिल रहा है और अतिरिक्त आत्माभूत का शोषण भी हो रहा है। तो सामता का निर्हरण करने वाला है हरित की, विदाउट अफेक्टिंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डायरिया, ओके। तो इस वजह से हरित की देने के लिए कहा है। 1 मिनट सर, 1 सेकंड रुकिए सर। सर ये एरंड हरितिकी का टैबलेट दे सकते हैं क्या? हम लोग नहीं यूज़ करने का मैडम, वो हम लोग यकृत के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं ना, इसके लिए
क्यों करते हैं? उसके पीछे वही रीज़न है ना। हमें अलग से देना नहीं है विरेचक या अनुलोम। दे सकते, आपको देना है तो दे सकते हो, बट फिर फुफ्फुस सॉरी यकृत के ऊपर का जो कार्य वो नहीं हो पा रहा है ना आपसे। इसका मतलब वो है कि आपको और एक वेंडर लग रहा है वहाँ पे काम करवाने के लिए। मतलब उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं, आप दे सकते हो, मैं नहीं देता, क्योंकि शैलेश माली जी सर नहीं देते, इसके लिए मैं भी नहीं देता। ये मैं सब आज ये लोग से बात कर रहा था, स्टूडेंट्स आए थे, मेरे को तो लग रहा है मैं ओपीडी का ही रिपीट कर रहा हूँ। एक मिनट है सर। अभी वो रेफरेंस नहीं मिल रहा है बेसिकली, बट वो आपको मिलेगा आती सर में, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं करना है। और बाकी दुग्धोद्भव कास्ट जो है, मतलब पेशेंट का स्तन्य परीक्षण करना है, आगे देखने वाले हैं हम लोग। तो जो जैसा रहेगा, बट खास करके जब गुरुत्व रहेगा, जब आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है वीडियो भेजे, ग्लास ग्लास बाउल होना चाहिए, नहीं तो ग्लास का ग्लास होना चाहिए, ठीक है। स्टेनलेस स्टील या बाकी प्लास्टिक का ग्लास नहीं होना चाहिए। तब आपको उसको ऊपर से वो जो उसका स्तन्य रहेगा वो डालने के लिए बोलना है ऊपर से, मतलब हार्डली 2 या 3 अंगुल के ऊपर से डालने के बाद एक ही ड्रॉप डालने के लिए बोलना है। फिर वो डिस्पर्स कैसा होता है उसके अनुरूप आपकी ट्रीटमेंट रहेगी। तो आपा जी ने मेरे ख्याल से यहाँ पे पंचकोल दिया है, मेरे ख्याल से। हाँ ये भी दिया है शायद, क्या अपना पाठशुंठी मृता मृता तिक्त तिक्ता देवारु सारिवाह समरुत मुर्वेन्द्रया स्तन्यदोष हरापरम वाग्बड़ तंत्र का पाठ है ये, ठीक है। तो ये वाला काढ़ा वगैरह देने के लिए कहा है और उसका अरिष्ट करने के लिए कहा है, बट पंचकुल भी कहा है, ठीक है। तो अगर वो डिस्पर्स कैसे होता है, कितनी देर में, या तुरंत नीचे जाता है क्या, और नीचे जाने के बाद स्लो मोशन में वो ये होता है, इसका मतलब क्या, मंदत्व है, गुरुत्व है, इसका मतलब कफ दोष है, सिंपल, ठीक है। फटाफट डिस्पर्स हो रहा है ऊपर ही, अगर ये हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, तो वो आता है, तुरंत नीचे नहीं जाना चाहिए, मिड में जाने के बाद डिस्पर्स होना चाहिए। मतलब जैसे ही कांटेक्ट आएगा ना पानी से, तो धीरे धीरे करके वो डिस्पर्स होना चाहिए, और आपका पूरा जो पानी है ना वो दुग्धमय होना चाहिए, मतलब वाइटिश ओपेक होना चाहिए, तब जाकर वो स्तन्य सही है। नहीं तो फिर चिकित्सा किसकी करनी पड़ेगी आपको, धात्री की करनी पड़ेगी। धात्री का आहार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो रहती है मैके में और वहाँ पे खाना देते नहीं है, ठूसते हैं, ठीक है। बच्चा है बच्चा है बच्चा है करके दूध आना चाहिए। दूध कौन से लेवल पर है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, कुछ नहीं, और सिर्फ बैठी है, कि उसको भी कलम होता है। क्या बोलते हैं वो सूचर्स कौन से रहते हैं नीचे, एपी का है काय विसरलो मी त्याचा फुल फॉर्म। इपिझिओटॉमिक हाँ एपिसियोटोमिक से सूचर्स भी रहते हैं, उसका भी पेन अलग रहता है, फिशर रहता है, कि यहाँ पे अगर आपको स्तन्य निर्मित चाहिए तो जल महाभूत का शोषण किया जाता है, तो फिर हार्ड स्टूल पास होते हैं, वो अलग, वो सब चीज़ें होती है। तो उसमें वो एक्सरसाइज करेगी ये नहीं, बट इस चक्कर में क्या होता है, अग्निमान्य तो ज़्यादा आता है खाने की वजह से, और उसका मायका ही जिम्मेदार है दुग्धोद्भवजन्य अगर कास्ट डेवलप होता है तो, ये हमेशा याद रखो।
जो लड्डू है ना, लड्डू में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। ठीक है, तो अभी रुकते हैं यहाँ पे। मेरे को अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, चलो अभी रुकते हैं, बाद में देखते। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? तर आपका ठीक कास्टच्या हो गया? पेशंटला मग हाँ, हा क्रियांशला किंवा इतर पेशंट्सना मग हरयोग आणि LSS दोन्ही द्यायचे का? नहीं नहीं, माझ्याकडे नव्हतं ना, तब मेरे पास नहीं था रस सिंदूर, लाने के लिए भूल गया मैं। तो लघु चेकर था घर में, तो इसीलिए वो दिया। बट उसके विचार विचार मेरा ये था, तब मैंने उसको व्यानोदानी दिया, खाने के बाद दे रहा था। ये कैसा ना, मैं हर घंटे देता हूँ उसको रस सिंदूर, हम्म। ऐसा। मतलब एक ही देना है ना उसमें से? हाँ, एक ही देना है, एल- हम्म। दोनों नहीं, दोनों की ज़रूरत नहीं है। सर मात्रा कैसे देते हैं फिर आप? हाफ, अभी उसको तो मैं फुल देता हूँ, फिलहाल तो फुल ही देता हूँ। क्या नहीं, अरे आप व्याधि का ये भी देखो ना। अभी शैलेश सर क्या कहते हैं कि हाफ करो, जो दे रहे हो ना क्वांटिटी उसके हाफ करो। अभी उसका इतना स्टैन या पिच्छिल कप है, तो मेरे को तो, मैं तो फुल ही दे रहा हूँ, वो तो फुल ही खाता है, वो तो मांग के खाता है। तो सर दंतल भोजन्य अतिसार में सर LSS और श्रृंग किट्ट बोले है ना, तो आप क्या पद्म किट्ट देंगे, मतलब देना है क्या? शुंग किट है क्या अवेलेबल, मुझे बता। नहीं नहीं नहीं, तो क्यों, जो अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। LSS। पकी से हाँ बेटर सर। ऑलवेज शुंग किट है, ऑलवेज। हम्म। लेकिन आपको मिलेगा हम्म। क्या? मेरे पास है, नहीं तो मिलता मैं है। भी यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा। हम्म। मेरे तो प्रैक्टिस पक्की में ही नहीं है देना है। शुगर। क्योंकि क्या है ना, देखो मेरे को, अगर मैं 20 साल का सोच रहा हूँ आगे यहाँ से, और 8 साल हो गया मेरे को, और मैं अगर मैं 20 साल के बारे में सोच रहा हूँ, तो आई एम डैम श्योर कि मेरे को नहीं मिलने वाला है शुगर। सो आई सपोज टू हाँ चेंज सर। माई प्रैक्टिस राइट नाउ। आई हाँ डोंट सर। डिपेंड ऑन स्पेसिफिक ड्रग। मग इसलिए मेरे सर को पक्की चेकर के ऊपर मैं इतना भरोसा क्यों करता हूँ, या मेरे को करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि आने वाले समय में बहुत कठिन होने वाला है। शुंठी आपको हाँ मिलेगी, सर। बाकी के मेडिसिन मिलेंगे कि डाउट है। हम्म। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना पांचौती को ऑप्ट करो। दैट्स ओनली द ऑप्शन यू हैव। 6 महीने के आगे सर यूज करना है क्या फिर पक्की करना है तो? हाँ, तीसरे चौथे महीने से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ना, आप भी देख पाएंगे, कुछ कुछ बच्चों को बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाँ, उनको फोर्थ बहुत फिफ्थ जल्दी होता है। मंथ में और भी आता पेरेंट्स है। मेरे को पता नहीं, बावट लोग खुश होते हैं, है ना, खुश हो जाते हैं। हम्म। षष्टम मास में भी बोला है गुणदंता, ऐसे वर्ड आया है। वो जो हम्म। दांत आएंगे ना, वो ठीक नहीं रहेंगे और उनमें कीड़े जल्दी पड़ेंगे। काश्यपाचार्य जी का जाकर आप देखो, दंतोत्भेद के ऊपर एक चैप्टर है पूरा अलग। अब ये सीटी का नॉलेज है इसके लिए, बट हमेशा मेरे को वो चीज़, जो भी सीटी का है ना, हर समय ट्रीटमेंट में मेरे को मदद होता है। उस समय का जो हार्ड वर्क था, अभी वो पे ऑफ हो रहा है। हर दिन मेरे को उसका मदद होता है। ये जो अध्याय के नाम में फटाफट बोल रहा हूँ ना, ये क्या आज नहीं पढ़े हैं मैंने, वो सीईटी का नॉलेज है। 10 ईयर्स, 10 नहीं, 13 ईयर्स बैक का। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? अतिसार में पक्की। हाँ, तो पकी इज बेटर ऑप्शन एक्चुअली। और अनुपान दूध ही रहेगा उसमें? हाँ, दूध। सारक क्यों देना है पता है क्या? क्योंकि बच्चे गोंद का पानी नहीं लेते। हम्म। आप देखो ना, और क्या है ना, व्यवहार्यता आपको देखनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो वो भी देखना पड़ेगा, ऐसा है। हम्म। अब सर अगर गोंद का पानी देने लगे बच्चों को, सपोज महेश सर जहाँ पे प्रैक्टिस करते, तो इट विल बी डिफिकल्ट। बच्चे लेंगे नहीं, नहीं ले रहा है तो आप शहद के साथ दे दो, कुछ प्रॉब्लम। बट शहद सारक रहता है थोड़ा, इसके लिए। और डोज भी उतना ही हाफ हाफ रहेगा क्या नहीं पक्की नहीं, का? क्या है ना, आप मतलब शैलेश माली जी सर बोलते हैं कि उनकी जो क्वांटिटी है, उसने हम्म। उसको हाफ देना है। हम्म। तो बट व्याधि बल अगर ज़्यादा रहेगा आपका, तो यू हम्म। कैन गो विथ फुल डोज। अरे, मात्रस ने, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना, लघु सूचक्कर का मात्रा ही मेजर नहीं हो रहा है, 2 मिलीग्राम भी नहीं आ रहा है वो। अब क्या बोलूँ मैं आपको, अब बताते वक्त तो हम लोग 10 मिलीग्राम बता रहे हैं। 2 मिलीग्राम के ऊपर अगर रिजल्ट आ रहा है, तो आप सोचो आपा जी ने क्या लेवल पे जाके ये सब चीज़ें की रही है, हम्म। ऐसा। मग तेवढं फक्त पक्की बास होतं का मग अतिसार मध्ये त्या? हो,
LSS नहीं द्यायचं. एलएसएस का रोल कब आएगा? उसको अपचन भी हो रहा है, हा. पेट भी फूल रहा है, देन हम्म. तो फिर लसूशा आएगा अच्छा असं. वही, या Thank you. दुर्गंधी, क्योंकि वो जो मल पास करता है ना उसको दुर्गंधी रहती ही है दंतोत्पेजन के अनुसार में, ये हमेशा याद रखो. बट वो दुर्गंधी किस वजह से वो पहचानना है ना आपको. ऐसा है. ताम्र भस्म कहाँ से मिलेगा? क्या? ताम्र भस्म अरे वो शतानंद सर क्या बोले, नहीं है क्या उनके पास अभी? नहीं पता. उनको ही पूछो. स्टॉक में लेके रखने का, अपने को पता है ना, तो लेके रखने का, वो ये करने का ही नहीं. मेरे पास मैंने रखा है, मैंने तो. और एक आपको मैं कांटेक्ट नंबर शेयर करता हूँ, उनके पास नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ये मंगेश टमके करके हैं, वो भी काफ़ी कोल्हापुर में ही रहते हो, वो आपको सेंड कर सकते हैं. 40 ग्राम लेके रखो. 40 ग्राम मतलब हम लोग कितना दे रहे हैं, पंखुड़ी के ऊपर जितना आएगा मक्के के उतना दे रहे हैं. कमल जी आपको थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, आपको सब समझेगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, रस सिंदूर वगैरह ये सब कुछ समझेगा. आप रिकॉर्डिंग सुन लो, ठीक है. तर Actually मास्क आपकी हाँ मास्क सर वापरतच नाही का तुम्ही, का वापर? वापरतो ना. वाइल्ड, मेरा तो स्पाइन का प्रैक्टिस है ना, मेरे को तो यूज़ हा करना हा. पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास माशा सेंदव से. तेच मी कृती विचारली होती ना सर, म्हणजे हाँ हाँ हाँ, पाठवतो. हम्म, हा ठीक. ठीक है. बस उसमें एक ही याद रखना, वो जो उड़द उड़द अक्खा लेना है. हाँ, स्मैश मत हा करो हा उसको. हा 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 अगर आपने गलती से भी हा स्मैश किया ना तो आपका नहीं बनेगा, हा फिल्टर नहीं होगा वो. हा वो हा हा उसमें आ जाता है वो स्टिकी स्टिकी उड़द. हा 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 ते पूरा हा अख्खा सर. अख्खे उडीद घेऊन भिजवायचे, पावडर हो किंवा हो कुटायचे नाही त्याला. हा, नाही तर हो गडबड. सर. काळे उडीद हो असेल तर बघा, ब्लॅक. हो हो हो. ठीक आहे, चलेल, चलो. तर ते लहान मुलांमध्ये दंतोत्भेजन्य जे आजार होणार आहेत ना, तर ते होऊ नयेत म्हणून आपण म्हणजे 6व्या-7व्या महिन्यापासून चालू केल्यानंतर 6व्या कंटिन्यू नाही, दात 3-4 येईपर्यंत. महिन्यापासून स्टार्ट करायचं. हा, आता ऍक्च्युली तो बाळ एक 6 महिन्याचं झालंय, अजून तरी दात आली नाहीयेत. बरोबर मग आता समजा बरोबर. चालू केलं तर हे कंटिन्यू आपण चालू ठेवू शकतोय ना पूर्ण येईपर्यंत? हो हो. मग पूर्ण हे हा. कॅनाइन्स विनाइन्स हे पण कॅनाइन्स 9 मंथ्समध्ये येतात. आधी खालचे येतील हो. 2, नंतर हा, वरचे, हा. हम्म. नंतर कॅनाइन्स. क्या 9 उसमें है, इसीलिए क्या 9 ऐसा है. मग सकाळ संध्याकाळ एवढंच डोस द्यायचा ना फक्त 2 वेळेला? ओके सर, ओके. ठीक थँक्यू. है, चलो चलो रुकते हैं यहाँ पे. थँक्यू सर. शुभरात्री. बस. ओके. सर वडिलांची तब्येत कशी आहे? आहे ना, आहे आता बरी आहे. जरा घरीच आणलं मी त्यांना डिस्चार्ज घेऊन. ओके सर. शुभरात्री, श्रीकृष्ण रात्री सर. थैंक यू सर. श्रीकृष्ण रात्रे. थँक्यू सर. कैसे हैं शुभरात्री. सर अंकल जी? थँक्यू. ठीक है अभी. ओ